हेलो बेटा। लास्ट लेक्चर में बेटा जी हम लोगों ने अपना टॉपिक पढ़ना शुरू किया था प्रोटिस्टा को, और हमने पढ़ा था बेटा जी आपका यहाँ पे क्राइसोफाइटा। लास्ट लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया था, 1 घंटे के आसपास हो गया था, आप लोगों ने देखा होगा उसे, बट अपना टॉपिक पूरा नहीं हो पाया था। तो चलो कोई नहीं, अभी हम उसको पूरा करेंगे। यहाँ पे एक बार पीछे के रिवाइज करते हैं, आपको थोड़ा पीछे का रिवाइज भी हो जाएगा। आपने कहा था हम क्राइसोफाइटा में पढ़ते हैं डाई एटम को, डाइस्मिड्स को। हमने कहा था उनका हैबिटेट जो होता है बेटा जी वो होते हैं एक्वेटिक, और वो मैराइन एज वेल एज वो आपको फ्रेश वाटर मिलेंगे। उनके स्ट्रक्चर को हमने पढ़ना किया था। हमने कहा था वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि उनकी जो थिन सेल वॉल जो होती है वो ओवरलैपिंग होती है, मतलब वो एक सेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, SHE सेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ऐसा लगता है जैसे कि एक सेल वॉल नीचे वाली सेल वॉल कैसे ओवरलैप कर रही है। तो जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर उसका बोलते हैं बेटा जी एपिथिका, और नीचे वाले को बोलते हैं हाइपोथिका। ये दोनों जहां जुड़े रहते हैं उसका नाम होता है ग्रिडल। ऐसा कुछ आपने डायग्राम बना था बेटा जी कि सिर्फ ये है हमारी एपिथिका, और ये यहाँ पे ऐसे कवर किए रहते हैं बेटा जी यहाँ पे एक लोअर थिका। आपने कहा था इसके अंदर सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी जो सेल वॉल होती है वो बेटा मेनली बनी होती है सेलुलोज की और पेक्टिन की, और वो परमेबल होती है, और इसके अंदर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता रहता है। बट जैसे जैसे टाइम पास होता है इसके सेल वॉल में आके बेटा डिपॉजिट हो जाता है यहाँ पे आपका क्या मेरे भाई, आप कहते हो डिपॉजिट आके हो जाता है सिलिका। सिलिका की वजह से इसकी सेल वॉल जो होती है वो इम्परमेबल हो जाएगी, बड़ी हार्ड हो जाएगी, और ऐसी हो जाएगी जिसे हम तोड़ ही नहीं पाएंगे। तो आप ही कहोगे सर मिलियंस ऑफ ईयर बीत जाएंगे बट इसकी सेल वॉल कभी टूटेगी नहीं। अब नहीं टूटेगी तो मैं क्या कहूंगा, ये नीचे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। जब नीचे जाके डिपॉजिट हो जाए तो नीचे जो अर्थ बनती है उसका नाम होता है बेटा जी डायटोमियस अर्थ। आप कहते हैं उस अर्थ के 4 हम यूज करते हैं। एक आपने कहा था कि हम उसको यूज करते हैं एज ए पॉलिशिंग ऑफ स्टोन में, हम उसका यूज करते हैं इन द फिल्ट्रेशन ऑफ द सिरप्स एंड द ऑयल्स, हम सर उसका यूज करते हैं एज ए हीट इंसुलेटर, हम सर उसका यूज करते हैं इन द साउंड प्रूफिंग में। ये सब आपने उसके यूज को पढ़ा था। आपने कहा था इसके अंदर सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस की अगर मैं स्पेसिफिक बात करता हूं वहां पे मैं डीएनए कंटेंट की बात करूंगा तो मैं कहूंगा बेटा जी वहां पे सेट ऑफ क्रोमोसोम बैठे, तो मैं कहूंगा अगर कहा जाए डाई एटम की प्लॉइडी कैसी है, डाई एटम पास में सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे, तो मैं कहूंगा वो पेयर में होते हैं। तो हमेशा याद रखना डाई एटम इज डिप्लॉइड। डाई एटम जो होता है बेटा जो डिप्लॉइड होता है, इस वर्ड को कनेक्ट कर सकते हो, हम भी तो डिप्लॉइड है। हम जब मॉम डैड के गैमेट्स आके फ्यूज होते हैं तो उससे जाइगोट बनता है। इन दैट कंडीशन में एक सेट आता है मम्मी से, एक सेट आता है पापा से। तो हमें कहते हैं हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। मैंने कहा बेटा पेयर मतलब 46 क्रोमोसोम तो हैं, 46 क्रोमोसोम तो हैं, बट वो 46 अलग अलग नहीं है। एक्चुअली 23 आते हैं फ्रॉम द फादर एंड 23 आते हैं फ्रॉम द मदर, और हम कहते हैं ये बन जाता है जोड़ा, तो हमने जोड़े को बोला 23 पेयर। ऐसे ही क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयर में होते हैं विद इन द डाई एटम्स, और मैं कहूंगा विद इन द क्राइसोफाइटा में जो न्यूक्लियस की प्लॉइडी है वो कैसी है बेटा जी डिप्लॉइड। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगले वर्ड में आते हैं बेटा जी। आप ये कहते हो सर अब इसके अंदर बैठा होता है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, तो आप कहते हैं सर क्लोरोप्लास्ट अगर है तो डेफिनेटली ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को कैरी करता होगा, और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो यहाँ पे होंगे बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि ब्राउन एल्गी में होते हैं। मतलब आपने कहा था सर यहाँ पे बैठा होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, सर यहाँ बैठा होता है बीटा कैरोटीन, और सर यहाँ बैठा होता है फ्यूकोजेंथिन। यही सेम पिगमेंट बैठे हैं बेटा जी ब्राउन एल्गी में। तो मैंने कहा था नीट में बहुत बार क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर लाइक द ब्राउन एल्गी, तो उसका नाम क्या है बेटा जी डाई एटम। ओके, फिर आप लोगों ने ये कहा था सर इसमें जब खाना स्टोर होता है तो स्टोर होने वाली फॉर्म का नाम था बेटा जी ल्यूकोसिन, या उसका नाम था क्राइसोलेमिनरिन, और ऑयल की फॉर्म में यहाँ पे खाना स्टोर होता है। ये सब बात हमने कही थी। ओके, एक और बात आज आप ऐड कर लेना, इसमें एक पिगमेंट और होता है, उस पिगमेंट का नाम रखा जाता है बेटा जी यहाँ पे डाई एटोमाइन या डाई एटोमिन। देखो मैंने आपसे कहा था अर्थ का नाम है डाई एटोमाइड क्योंकि वो डाई एटम से बनती है। वैसे मैंने कहा एक पिगमेंट है, मैंने उस पिगमेंट का नाम बोलते हैं यहाँ पे डाई एटोमाइन।
ये पिगमेंट सिर्फ डाइएटम्स में आता है, उस पिगमेंट का नाम क्या बोलते हैं यहाँ पे डाइएटोमाइन। याद रह जाएगा, नीट में अगर क्वेश्चन बन जाए या अभी आपका जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा उसमें क्वेश्चन आ जाए कि डाइएटोमाइन पिगमेंट इज फाउंड इन, तो किसमें फाउंड होता है बेटा? डाइएटम्स में। जैसे नाम है वैसे नाम से इंडिकेट होता है। चलिए, कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट फिर भी आप इसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ द नॉलेज याद रखिएगा। फिर आपने बात की थी इसकी मोटिलिटी के बारे में। आपने कहा था यस ये मोटाइल तो है बट इसके पास फ्लैजिला नहीं है। फिर मैंने कहा फिर ये स्विमिंग तो करता है बट ये पैसिव स्विमर है, मतलब ये विद द वाटर फ्लो के साथ ही अपने आप को भाएगा। आपने कहा सर ये वाटर में फ्लोट करता है बिकॉज इसके पास में लो मॉलिक्यूलर वेट के प्रोटीन्स है, तो अब लाइट इन द वेट अगर होगा तो इजीली फ्लोट करेगा। तो आप सोचिएगा जो अपर सरफेस है वाटर का वहां पे ये फ्लोट कर रहा है, और इसके अंदर सिलिका अगर प्रेजेंट है तो सर सनरेज जब पड़ रही होगी तो चमक रहा होगा। तो मैं कहूंगा ये कहलाता है ज्वेलरी ऑफ द ओशन। क्या कहलाता है बेटा? ज्वेलरी ऑफ द ओशन कहलाता है। गोल्डन एल्गी, यहीं पे क्वेश्चन की हमने बातें की थी। ओके, अगले वर्ड में आते हैं बेटा। आपने कहा था इसमें खाना स्टोर की बातें होंगी, सब बातें। फिर हमने बातें की थी रिप्रोडक्शन की, तो आपने कहा इसमें रिप्रोड्यूस करता है खुद को, तो रिप्रोड्यूस जब करेगा तो करेगा बाइनरी फ्यूजन से। पर जब बाइनरी फ्यूजन होता है तो हम ये कहते हैं ग्रेजुअली साइज क्या होता है बेटा जी आपका यहाँ पे डिक्रीज होता है, मतलब इस एपीथीका के नीचे लोअर थीका बन जाती है छोटी, और इस हाइपोथीका के नीचे भी इसकी छोटी एक थीका बनेगी। तो मैं कहूंगा अगर इस तरह से इससे भी छोटी बनेगी तो एज द बाइनरी फ्यूजन प्रोसीड ग्रेजुअली साइज छोटा होता जाएगा। छोटा हो जाएगा मतलब उसके अंदर जो सेल में साइटोप्लाज्म है वो भी तो कम हो जाएगा, और सेल का साइटोप्लाज्म ही अगर कम हो जाएगा तो उसमें जो न्यूट्रिएंट वगैरह हैं, जो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स वो कम होंगे, वो सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगी, तो सेल डेड हो जाएगी। बट डेड होने से पहले वो यहाँ पे स्पेशल टाइप के गैमीट्स बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ द मियोसिस। वो फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाता है, मैं कहूंगा वो एक स्पेशल टाइप का स्पोर बनाता है। मैंने बेटा जी एक से फीचर लिखा था स्पोर का कि यहाँ पे जो स्पोर्स बनते हैं उनका नाम होता है ओक्जोस्पोर। स्पोर का नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे? ओक्जोस्पोर। तो एक बात याद रखना, ओक्जोस्पोर आर द स्पोर दैट फॉर्म विद इन द डाइएटोस्पिक क्राइसोफाइटम। जो स्पोर है बेटा उन्हीं का नाम क्या है यहाँ पे? ओक्जोस्पोर है। इस पे कई बार क्वेश्चन बनता है तो टैकल कर लेना क्वेश्चन को। यहाँ पे स्पोर का हमने नाम क्या रखा आपका? ओक्जोस्पोर। ओके, ये सब बातें हमने कर ली थी बेटा जी यहाँ पे आपके साथ में, रिप्रोडक्शन तक की सब बातें हो गई थी, ठीक है। ओके, अब अगला पॉइंट क्या आता है? अगला पॉइंट आता है इसके सिमेट्री के बारे में। अब इस वर्ड को पहले समझ के देखो, थोड़ा मैथमेटिकल वर्ड है। क्या वर्ड है? आपने मैथ्स में कहा होगा अगर कोई भी एक चीज है जो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, मैंने कहा कोई भी ऐसी बॉडी है, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर है जो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, तो मैं कहूंगा वो जो बॉडी है वो सिमेट्रिकल। मैंने कहा, दोबारा वर्ड को सुनना, बड़ा छोटा वर्ड है। इफ योर बॉडी गेट डिवाइड इनटू द 2 इक्वल हाफ। आपने कहा सर ये ऐसे बॉडी है और हमने इस बॉडी को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया, तो मैं कहूंगा इसका मतलब अगर ये बॉडी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाती है तो मैं कहूंगा ऐसी बॉडी को मैं कहूंगा सिमेट्रिकल बॉडी है। और अगर वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड ना हो, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड ना हो, तो मैं कहूंगा वो उस बॉडी को मैं कहूंगा वो एसिमेट्रिकल। तो मैं कहूंगा जो भी डाइएटम्स होते हैं ये सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकते हैं। वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कैसे होते हैं उसके जरा पॉइंट को समझिए। मैंने कहा ये अगर कोई डायएटम है और एक प्लेन ऑफ डिवीजन पास होता है थ्रू द सेंटर एंड इट कैन डिवाइड द डायएटम इन 2 इक्वल हाफ। और ये जो प्लेन ऑफ डिवीजन है ये फिक्स नहीं है, ये कहीं से भी आ सकता है, बट इट ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर। मैंने एक बात बोली, एनी प्लेन ऑफ डिवीजन दैट pass through the center, any plane of division that pass through the center and divide the diatom into the 2 equal half, divide the diatom into the 2 equal half, then such type of the symmetry is known as radial symmetry. अभी आपको जुनेद सर ने भी पढ़ाया होगा एनिमल किंगडम में सिमेट्री को, कि कोई भी ऐसी सिमेट्री या कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म अगर उसको हम डिवाइड करें और ड्यूरिंग द डिवीजन
जो प्लेन ऑफ डिवीजन जो सेंटर से पास होता है वो किसी भी प्लेन से अगर सेंटर से पास हो वो टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए तो हम ऐसी सिमेट्री को क्या बोलते हैं बेटा, जबकि रेडियल सिमेट्री। ठीक है, मैंने कहा अगला पॉइंट बेटा जी, एक ऐसी बॉडी जिसका प्लेन ऑफ डिवीजन आपका बेटा सेंटर से पास होगा बट इट गेट डिवाइड इनटू द टू इक्वल हाफ बाय ए सिंगल प्लेन ओनली। अगर वो किसी भी प्लेन से डिवाइड हो जाए तो वो तो क्या है बेटा, रेडियल। बट इफ ए बॉडी दैट गेट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ ओनली बाय ए सिंगल प्लेन दैट पास थ्रू द सेंटर, तो मैं कहूंगा ऐसी जो सिमेट्री होती है बेटा जी, उस सिमेट्री को बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। अगर वो एक ही प्लेन ऑफ डिवीजन से टू इक्वल हाफ में डिवाइड होता है तो मैं कहूंगा ऐसी सिमेट्री क्या है, बाइलेटरल। और वो किसी भी प्लेन से डिवाइड हो सकता है तो मैं कहूंगा वो क्या है, रेडियल। ठीक है, तो मुझे दिखाई देता है डायएटम में जो सिमेट्री है वो दोनों प्रकार की होती है, रेडियल एज वेल एज बाइलेटरल, दोनों सिमेट्री अवेलेबल है। तो मैंने कहा ऐसा डायएटम जिनमें रेडियल सिमेट्री होती वो कहलाते हैं बेटा जी सेंट्रल्स। नाम को समझो, यहाँ पे सेंट्रल मतलब सेंटर से पास होकर किसी प्लेन से डिवाइड हो जाए वो क्या बन जाते हैं बेटा, जबकि यहाँ पे सेंट्रल्स। एक का नाम होता है बेटा जी यहाँ पे पेनल्स, PENNALES। मतलब आपसे कहा जाए व्हाट डू मीन बाय सेंट्रल्स डायएटम, तो आप कहोगे एनी डायएटम दैट शो द रेडियल सिमेट्री इज नोन एज सेंट्रल डायएटम। एनी डायएटम दैट शो द बाइलेटरल सिमेट्री, वो कौन है बेटा जी, यहाँ पे पेनल्स है। अब इनके आपको एग्जांपल याद रखने हैं, मैंने को जीनस के नाम लिखे हैं बेटा जी यहाँ पे, मेलोसिरिया, साइक्लोटेला। These are the two genus that belong to the, मैंने कहा these are the two genus that belong to the diatom and that show the radial symmetry। अगला मैंने वर्ड बोला यहाँ पे पेनस, मतलब बाइलेटरल सिमेट्री करने के लिए भी मैंने दो जीनस लिखे हैं और वो दो जीनस है बेटा जी, उनका नाम क्या है यहाँ पे आपका, नेविकुला और पिनुलेरिया। These are the two genus of the diatom that show the bilateral symmetry। तो इस पे अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाए तो टैकल कर लेना बेटा। Which of the following diatom show the radial symmetry, ये नाम लिखे आ जाते हैं ऐसे। Which of the following show the bilateral symmetry, नाम याद रखना। ये दो की जो सिमेट्री वो कैसी है बेटा जी, बाइलेटरल है। नाम क्या बोला मैंने यहाँ पे, नेविकुला पिनुलेरिया। और आपको मैंने कि ये दो जो है मेलोसिरिया और साइक्लोटेला, these both show the radial symmetry। It's all about the symmetry। ये भैया जी नाम याद रखना, सेंट्रल्स की रेडियल सिमेट्री होती है और पेनल्स की क्या सिमेट्री होती है बेटा जी, यहाँ पे बाइलेटरल होती है। इट्स ऑल अबाउट द डायएटम की सिमेट्री के बारे में। चलिएगा बेटा जी, एक बार नीट में क्वेश्चन आया तो इस लाइन को मैं लिख रहा हूं, उसको सुन लेना बेटा जी। यहाँ पे डायएटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशंस। ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब मैंने तो आपको आंसर लिख के दिखाया है, वहां पे बेटा जी आपका स्टेटमेंट था, क्या था बेटा जी यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन। हम जरा वर्ड को समझो, चीफ बोले तो मेन, प्रोड्यूसर। आप एक अक्सर इकोलॉजी के अंदर, एक हम बायो के अंदर ऑर्गेनिजम्स को हैबिटेट के उस खाना बनाने के तरीकों के भी यहाँ पे दो तरह की बात करते हैं। या तो वो खाना खुद बनाता है और दूसरों के लिए भी खाना बनाता है, मैं कहूंगा वो है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूस करने वाला। और जो प्रोड्यूसर से खाना लेता है, जो दूसरों पर डिपेंड करता है खाने के लिए, वो बनता है कंज्यूमर। आपने पढ़ा है 10वीं क्लास में बेटा जी, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले सब के सब क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। और जिनका हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा जी, यहाँ पे कंज्यूमर्स कहलाते हैं। तो मैं कहूंगा ये तो फोटोसिंथेटिक है, तो डेफिनेटली ये क्या है बेटा जी, यहाँ पे ये तो प्रोड्यूसर है। तो मैं कहूंगा दे आर द चीफ प्रोड्यूसर, जो मेन प्रोड्यूसर ऑफ द ओशंस जो है बेटा जी, वो कौन है बेटा, यहाँ पे आपके डायएटम्स है। ये एज इट इज एनसीईआरटी बुक के स्टेटमेंट है बेटा जी, और नीट में बहुत बार आया बेटा जी यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन प्रोड्यूसर, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशंस। इस वर्ड पे ध्यान देना बेटा जी।
वो है बेटा जी आपके डायटम्स। क्योंकि मेरे भाई मैंने कहा था हैबिटेट के अंदर ये दोनों जगह मिलते हैं, फ्रेश एज वेल एज मैराइन। बट अगर मैं प्रायोरिटी सेट करूं तो डायटम्स मेनली मिलते हैं मैराइन वाटर में, मेनली मिलते हैं मैराइन में। जो डेस्मिड्स होते हैं वो मिलते हैं फ्रेश वाटर में। मैंने कहा क्राइसोफाइटा, वर्ड को सुनना बेटा, क्राइसोफाइटा का हैबिटेट है मैराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर, जिसमें डायटम जो है बेटा जी वो मेनली, मैंने नहीं कहा ओनली, मैंने कहा मेनली कहां मिलता है बेटा जी, ओशियंस में, यानी कि मैराइन में मिलता है। जबकि डेस्मिड्स जो होते हैं वो मेनली मिलते हैं फ्रेश वाटर में। मैंने मेनली वर्ड यूज किया, ओनली वर्ड यूज नहीं किया। तो मैंने कहा ओशन मतलब समुद्र की बात हो रही है, मैराइन वाटर की बात हो रही है। ओशंस का जो मेन प्रोड्यूसर है बेटा वो कौन है, यहाँ पे डाई एटम्स है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट्स में इस लाइन को बहुत ही अंडरलाइन करके इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लेना बेटा जिस बार। अब हमने डायटम्स के बारे में सब बातें कर दी, छोटी सी हम बातें कर लेते हैं बेटा जी डेस्मिड्स के बारे में। प्योर डेस्मिड्स आर ग्रीन एल्गी लाइक प्रोटिस्ट। मैंने डायटम के बारे में कहा था वो जो होते हैं वो ब्राउन एल्गी के जैसे हैं, क्योंकि उनमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो ब्राउन एल्गी वाला है। बट यहां पे मैंने कहा डेस्मिड के अंदर जो पिगमेंट होते हैं वो होते हैं बेटा जी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड बीटा कैरोटीन। And these are the photosynthetic found within the green algae। तो याद रखना ये ब्राउन एल्गी जैसा नहीं है, ये डायटम से थोड़ा सा अलग है, इसलिए हम इसको अलग पढ़ रहे हैं बेटा जी पे। ये क्राइसोफाइटा वाले ग्रुप में आता है, बट ये ग्रीन एल्गी जैसा है। इसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है और बीटा कैरोटीन है। इसमें फ्यूकोजेंथिन नहीं है। फ्यूकोजेंथिन देता है ब्राउनिश कलर, बट ये क्या है बेटा जी यहाँ पे ग्रीनिश एल्गी, मैं कहूंगी ग्रीन टाइप की एल्गी, क्योंकि इसमें जो पिगमेंट है वो क्वाइट अलग है। किससे बेटा जी, डाई एटम्स से। इसके बारे में खास बात याद रखना बेटा जी, यहाँ पे ये मेनली अपने आप को ग्रो करता है इन द फ्रेश वाटर में। और अच्छी बात बेटा जी, इट इज एबल टू ग्रो इन द क्लीन एंड अनपोल्यूटेड वाटर। इस पे क्वेश्चन मिलेगा आपको 4 तारीख को, तो पेपर में क्वेश्चन मिलेगा आपको इस बात के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन, जो वाटर पॉल्यूशन का कौन इंडिकेटर। तो मैं कहूंगा भाई डेस्मिड एक इंडिकेटर का काम भी करेगा। ये वहां कभी ग्रो ही नहीं हो सकता जहां वाटर में क्या हो रहा है बेटा जी, पॉल्यूशन हो रहा हो। ये हमेशा अनपोल्यूटेड वाटर बॉडी में ग्रो होता है। तो अगर किसी वाटर बॉडी में, किसी वाटर में अगर पोल्यूशन हो रहा होगा, वहां पोल्यूटेंट का नंबर बढ़ रहा होगा, तो ये वहां पे एक इंडिकेटर का काम। तो याद रखना बेटा जी, इट इज यूज एज इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन। ये कभी भी बेटा जी अनपोल्यूटेड वाटर में ग्रो नहीं करते, हमेशा ग्रो करता है इन द क्लीन एंड अनपोल्यूटेड वाटर में। इट इज यूज एज ए इंडिकेटर के तौर पे। बट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये भी डायटम जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका। ये वही इसके एपिथिका होगी, हाइपोथिका होगी, सेल होगी इसकी, जो उसमें डिपोजिशन होगा सिलिका का। ये डायटम की जैसा ही स्ट्रक्चर बेटा जी यहाँ पे वही सिलिका की डिपोजिशन, वही साइनिंग करता है। बस जो कुछ अंतर है वो अंतर मैंने बता दिया बेटा जी यहाँ पे। ये ग्रीन एल्गी के जैसा में नजर आता है, क्योंकि इसमें जो पिगमेंट वो क्वाइट अलग है। डायटम से जो चीज अलग है मैंने सिर्फ वो बताई, और जो बात मैंने नहीं बताई वो सब इसके डायटम की जैसी। मतलब आप कहोगे सर व्हाट अबाउट सिलिका, इसका व्हाट अबाउट फ्लैजिला, फ्लैजिला इसके पास भी क्या है बेटा, एब्सेंट है। ये भी पैसिव्ह है। रिप्रोडक्शन ये भी वैसे ही करते जैसे कि डायटम करते हैं। सब बातें इसकी वैसी है जैसी कि डायटम की है, कुछ भी अलग नहीं है। जो अलग है वो मैंने मेंशन कर दिया। क्या अलग है बेटा जी, इसका हैबिटेट मेनली कैसा है, फ्रेश वाटर का है। उसका मेनली कैसा है, मैराइन वाटर का है। वो पोल्यूटेड एज वेल एज अनपोल्यूटेड वाटर में ग्रो हो सकता है, बट ये कभी भी पोल्यूटेड वाटर में ग्रो नहीं करेगा। किस में ग्रो करेगा, ये क्लीन में ग्रो करता है। इसका मतलब इट एक्ट एज ए इंडिकेटर ऑफ द वाटर पोल्यूशन। हमने कहा इसमें जो पिगमेंट है वो क्या है, क्लोरोफिल ए है, बी है, बीटा कैरोटीन है, जो ग्रीन एल्गी से क्या करता है, यहाँ पे मैच करता है। स्ट्रक्चर वाइज ये भी एपिथिका, हाइपोथिका सब बातें सेम होगी। इट्स ऑल अबाउट क्राइसोफाइटा। आज के लेक्चर में क्राइसोफाइटा खत्म होते हैं। और एक छोटा सा वर्ड और बता दो आपको बेटा जी यहाँ पे, जब आप ये कहते हो सर इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है, जो ये जो कवरिंग आप इसको कहते हैं ऐसे सेल लाइक स्ट्रक्चर, ये हम इसको बोलते हैं बेटा जी फ्रस्टल।
फ्रस्टल सही है, ये सेल है, ये कवरिंग है, या मैं कहूंगा फ्रस्टल्स लाइक स्ट्रक्चर है बेटा जी यहाँ पे। तो अगर ये कई वर्ड आ जाए तो घबराना मत, ये एक ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं बेटा जहां फ्रस्टल्स आपका वर्ड है, सेल है यानी कि कवरिंग है, ठीक है। एपिथिक है, हाइपोथिक है, यहाँ पे जो जॉइंट पड़ा बेटा जिसका नाम क्या था यहाँ पे ग्रिडल था, अंदर सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। जो सेल होती है शुरुआत में बनी होती है सेल वॉल, मतलब किससे बनी आपकी सेलुलोज पेक्टिन से, बाद में यहाँ पे सिलिका जमा हो गया, वो हार्ड हो गई, वो सब डिपॉजिट होता है। ये सब बातें हमने आपके साथ में कर ली बेटा। याद रखना ये ज्वेलरी ऑफ द ओशियंस है जो क्राइसोफाइट है, बिकॉज ये साइनिंग करते हैं बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द सिलिका, ये साइनिंग करते हैं। इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन बनता है गोल्डन एल्गी से, ज्वेलरी ऑफ द ओशियन से, मेन प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन से, या क्वेश्चन बनता है डायटोमियस अर्थ के ऊपर। ये सब बातें टेकल कर लेना बेटा जी। रिप्रोडक्शन के लिए इसका मेन जो स्पोर उसका नाम बेटा जी ऑक्सोस्पोर। रिप्रोड्यूस कैसे करता है बेटा जी आपका बाइनरी फिजन से, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है बाय द गैमेट फॉर्मेशन। ऑक्सोस्पोर का नाम याद रखना बेटा जी यहाँ पे आपका। इसमें पिगमेंट के नाम याद रखना, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है, और फ्यूकोजेंथिक उसका कलर कैसा होता है, ब्राउनिश सा होता है। स्टोरेज फॉर्म का नाम क्या है बेटा जी ल्यूकोसाइन, या बोलते हैं यहाँ पे आपका ऑयल, या आप उसे बोलते हैं बेटा क्राइसोलेमिनरिन। इट्स ऑल अबाउट क्राइसोफाइटा। मैंने आज के लेक्चर में क्राइसोफाइटा को खत्म कर दिया। आई होप लास्ट लेक्चर और इस लेक्चर को मिला के आपको पहला टॉपिक समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो छोटा ही है, बस पीछे की बातों को मैंने खत्म किया है। ये जो दो वर्ड लिखे उन दो वर्ड्स को याद रखना सिमेट्री के बिहार पे, या तो रेडियल है या फिर कैसे उसकी यहाँ पे बायलैटरल सिमेट्री है। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको 4 लिखा है यहाँ पे, इनको बारे में याद रखना। इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। बेटा प्रैक्टिस करना अपने अच्छे से। देखो पेपर होगा अभी आप लोगों का, मैं इस वीक में ये खत्म कर दूंगा, मैं इस वीक में ये खत्म कर दूंगा टॉपिक आपका। तो मैं आपको बता दूं F3 का कंपटीशन सीधा कोचिंग से होगा बेटा जी, कंपैरिजन होगा कोचिंग के साथ। वहां आपके मार्क्स, आपके रैंक पूरे आरपीएस ग्रुप में बनाई जाएगी। 360 मार्क्स बायो के हैं, मतलब वहां ये देखा जाएगा कि बायो में F3 के बच्चों के क्या मार्क्स है, कोचिंग वाले बच्चों के क्या मार्क्स आए। कंपैरिजन में बेटा जी आपको अच्छी खासी अपनी वैल्यू को मेंटेन रखना है, अच्छी टक्कर देनी कोचिंग वालों को। पढ़ो प्रोटिस्टा को अच्छे से। पहला टॉपिक खत्म हो गया आज का आपका क्राइसोफाइटा। अगली क्लास में शुरू करेंगे इस टॉपिक आपका डायनो फ्लैजेलेट्स। थैंक यू, ध्यान रखिए।